हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 11th केमिस्ट्री में आज का टॉपिक बच्चों आदर्श गैस समीकरण, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आदर्श गैस समीकरण इसको सिद्ध करेंगे हम बायल और चार्ल्स के नियम से। बायल का नियम क्या है, चार्ल्स का नियम क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये समझना जरूरी है। यदि आ गया आदर्श गैस समीकरण किसे कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण का आप व्युत्पन्न कीजिए। तो जितना मैं आज कराऊंगा उसको पूरा लिखना है। यदि केवल आदर्श गैस समीकरण पूछेगा तो जितना मैं यहाँ पे लिख रखा हूं बच्चों इसको समझाऊंगा, ये चीज लिखना है। यदि आपसे पूछा जाए आदर्श गैस समीकरण को सिद्ध कीजिए, तो फिर आप हिंदी ना लिख करके सीधा आप बायल के नियम से स्टार्ट करोगे, चार्ल्स के नियम से, दोनों को मिला दोगे, सिंपल है, आ जाएगा। फिलहाल अभी यहां पर समझना है कि ये आदर्श गैस समीकरण कहते किसे बच्चों। तो बायल और चार्ल्स के नियम किसी गैस के आयतन, क्रमशः दाब और ताप के साथ परिवर्तन दर्शाते हैं। इन दोनों नियमों को संयुक्त करने पर हमें एक समीकरण प्राप्त होता है जो किसी गैस के आयतन पर एक साथ दाब एवं ताप में परिवर्तन का प्रभाव व्यक्त करता है। इस प्रकार इससे प्राप्त समीकरण को हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण यहां पर आप लिख सकते हैं, आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। देखिए बायल ने क्या बताया, पहले समझना जरूरी है ना, बिना समझे आप कैसे कह सकते हो भाई ये क्या क्या है। बायल ने बताया कि यदि हम स्थिर ताप कर दें तो गैस का जो आयतन है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बायल साहब आए। इसके बाद चार्ल्स साहब आए, जो इन्होंने कहा कि इस बार दाब को स्थिर कर दें तो आयतन जो है वो ताप के समानुपाती होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, सब कुछ क्लियर है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ जाओगे कि भाई बायल का जो नियम है और चार्ल्स का नियम है वो गैस का क्रमशः किससे संबंध दर्शाया, दाब और ताप से के साथ संबंध दर्शाया। इनको यदि संयुक्त कर दिया जाए तो एक समीकरण प्राप्त होता है जो एक निश्चित गैस के आयतन पर एक साथ दाब और ताप में परिवर्तन का जो प्रभाव है वो व्यक्त करता है कि किस प्रकार से दाब और ताप में परिवर्तन हो सकता है, जिस समीकरण को हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। लगता है आपको 5 लाइनें हम कैसे याद कर पाएंगे, ये तो बड़ा ही खतरनाक है, लेकिन कितना सिंपल है बच्चों। देखो हमारे बायल साहब आए और चार्ल्स साहब आए, जो किसी गैस के आयतन के लिए दाब और ताप पर क्रमशः जो परिवर्तन होता है उसको उन्होंने संबंध बताया। और यदि इन दोनों नियमों को मिला दिया जाए तो हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाता है जो कि गैस के आयतन पर एक साथ और दाब और ताप में परिवर्तन के प्रभाव का व्यक्त करता है, यानी प्रभाव को दर्शाता है। इस समीकरण को हम कहते हैं क्या, आदर्श गैस समीकरण। कितना सिंपल है कि भाई साहब चार्ल्स और बायल ने किसी गैस के आयतन के लिए दाब और ताप के साथ परिवर्तन दर्शाया। यदि दोनों नियमों को मिला दिया जाए तो एक समीकरण बन जाता है जो एक साथ ये जो दाब और ताप है इसके परिवर्तन का प्रभाव व्यक्त करता है। उस समीकरण को हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो ये जो समीकरण यदि हिंदी में आ गया 1 नंबर 2 नंबर में, तो फिर आप ये दोनों यदि आपसे बन रहा है, बायल का नियम बन रहा है, चार्ल्स का नियम बन रहा है, तो आप आसानी से कर सकते हो। और बायल और चार्ल्स के बिना आदर्श गैस समीकरण आप निकाल ही नहीं सकते बच्चों, ये तो लिखित ले लो आप। तो आदर्श गैस समीकरण निकालना है तो बायल और चार्ल्स का नियम आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को यदि मिला दिया जाए, हाँ, जो बायल का नियम होता है वो तापमान स्थिर रखने पर, ताप स्थिर रखोगे आप, क्या रखोगे, ताप स्थिर रखोगे। और जब हम चार्ल्स के नियम की बात करेंगे तो दाब स्थिर होगा बच्चों। क्या होगा, दाब स्थिर होगा। इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो। मिलाने कहां जाओगे, यहीं पे देखो जरा, मिलाएंगे तो जो ऊपर है T ऊपर रहेगा, जो P नीचे है वो नीचे रहेगा। ये चीज तो क्लियर है। और जब हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है बच्चों, जिससे V है बराबर कितना हो जाएगा, KT/P। ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। अब यदि हम इसको पक्षांतर कर दें तो P इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा PV बटा T हो जाएगा बराबर K हो जाएगा। यहां तक तो सबको दिक्कत नहीं होगी, कुछ लोगों को दिक्कत होगी कहां से आ गया। बायल ने बताया कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब की व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स ने बताया यदि दाब स्थिर है किसी गैस का तो उसका आयतन ताप के समानुपाती होता है। इन दोनों को मिला दिया, T ऊपर है तो ऊपर, P नीचे है तो नीचे, समानुपाती हटाए तो एक के नियतांक लग गया। जो नीचे पक्षांतर होगा ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, PV बटा T बराबर K कर दिया। देखो कितना सिंपल है,
एक दो लाइन और मैं कर दूंगा तो आ जाएगा आदर्श गैस समीकरण। 2-3 लाइन में सब काम खत्म हो जाता है। अब देखिएगा थोड़ा सा एक चीज और मैं यहां पे आपको समझाना चाहता हूं। इतना तो क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है। आपने पढ़ा होगा बच्चों, जो हमारा के का मान है वो किस पर डिपेंड करेगा? गैस के आयतन पर डिपेंड करेगा। और गैस का जो आयतन है वो किस पर डिपेंड करता है? वो गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। एवोगैड्रो ने बताया कि यदि ताप भी स्थिर रख दिया जाए, दाब भी स्थिर रख दिया जाए, तो किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन है, किसी गैस का जो निश्चित मात्रा का आयतन है वो मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो जब के जो है आयतन पर डिपेंड करता है और आयतन मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो के का मान निकल कर आता है ये मोल की संख्या के समानुपाती होता है। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगा दिया हमने, मान लो आर नियतांक लगा दिया। फिर इसका मान यहां पर रखेंगे बच्चों तो कितना निकल कर आएगा? पीवी बटा टी बराबर एन आर। और यदि पक्षांतर कर दे तो पीवी बराबर एन आर टी। यही आदर्श गैस समीकरण है बच्चों। बस इतना आप समझ गए, गणितीय व्याख्या इतना, तो आपका आदर्श गैस समीकरण कंप्लीट हो गया। ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है, बहुत ही कम समय में आप निकाल सकते हो। फिलहाल यहां पे आपको समझाया गया था बायल और चार्ल्स का नियम कि भाई साहब किसी गैस के आयतन के लिए दाब और ताप में संबंध को दर्शाते हैं इनको, लेकिन जब इनको मिला दिया जाए तो देखो एक समीकरण बन गया है। ये समीकरण क्या है? एक साथ दाब और आयतन में परिवर्तन के लिए व्याख्या करता है। तब उस समीकरण को हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो भाई साहब इसके समीकरण का व्युत्पन्न करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित मात्रा के लिए जो आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समीकरण एक दे दिए। फिर चार्ल्स का नियम कहता है स्थिर जब दाब स्थिर हो, इस पर ताप स्थिर था, इस पर दाब स्थिर है, तो भी समानुपाती टी। दोनों को मिला दिया हमने तो ये चीज निकल कर आया। अरे भाई साहब ये सब चीज कराया तो इन दोनों को मिलाया तो ये चीज आया। समानुपाती हटाएं तो के लग जाएगा। के का मान भी हम निकाल सकते हैं, के का मान भी निकाल सकते हैं पीवी बटा टी। वही चीज लिखा हमने कि नहीं? अब ये चीज कहा गया कि मान लो T1 और P1, ताप T1 है, दाब P1 है, पर गैस का आयतन भी 1 है। इसी प्रकार T2 P2 पर आयतन भी 2 हो, तो हम दो के लिए हम दो प्रकार से, जैसे पीवी बटा टी होता है 1 के लिए P1 V1 बटा T1, P2 V2 बटा T2 बराबर के। लेकिन जैसे एवोगैड्रो से हमें मालूम होता है कि स्थिर ताप और दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, और जो आयतन है के पर निर्भर करता है, इसलिए के एन पर निर्भर करेगा बच्चों। ये चीज हमने आपको बखूबी समझाया। ठीक है, ये हो गया के बराबर एन आर। और जब वैल्यू रखोगे के जगह एन आर तो पीवी बराबर एन आर टी। यही आदर्श गैस का समीकरण है, यही आदर्श गैस का समीकरण है। लेकिन यदि बच्चों हम n का मान 1 रख दें, यदि मोलों की संख्या 1 हो तो पीवी बराबर आरटी भी वैल्यू आ जाता है। यह भी आपका एक आदर्श गैस समीकरण ही माना जाता है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, क्या कठिन बात है भाई, इसमें इतना सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि n का हम मान 1 रख दें, 1 मोल गैस का जो आयतन है 1 मोल, अणुओं की संख्या 1 मोल है बच्चों, उस स्थिति में पीवी बराबर आरटी हो जाएगा। चीजें क्लियर? इतना ही है। अब आप कहोगे स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दे देता हूं। जो बच्चा यदि तैयार करता है, भैया नोट्स तैयार करता है, तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यदि कांटेक्ट नंबर आपके पास नहीं है तो लिख लीजिए 96 85 29 91 49। कांटेक्ट तभी करिए जिसको नोट्स लेना हो। 100 रुपीज चार्ज है, 100 रुपए चार्ज है। एक विषय के प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं बच्चों। ओके, ये आपका स्क्रीनशॉट लेने का समय दे दिया है ना भैया। दो यदि स्थिर ताप हो, ताप हमारा T1 P1 पर V1 आयतन, T2 P2 पर, तो इतना लिखना है। फिर यहाँ पे एवोगैड्रो के नियम के आधार पर फिर आपका ये आदर्श गैस समीकरण। चीजें क्लियर? 9 मिनट में आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को क्लियर कर लिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।